बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल नूर कॉलेज एमडी कैट बायोलॉजी लेक्चर नंबर 22, जिसमें हम जो है वो चैप्टर नंबर 16 में जो गिवन सिलेबस है एमडी कैट का उसे डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। और इसके अलावा जो है वो मसल जो मूवमेंट है जिसमें स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और उससे रिलेटेड जो है वो जो बाकी एक्सप्लेनेशन है वो एंड एट द एंड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तकरीबन जो है वो 3 पेजेस हैं जो कि चैप्टर नंबर 16 में एमडी कैट सिलेबस गिवन है, जिसे आपने जो है वो स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट आर दी स्केलेटल मसल्स। सो स्टूडेंट्स, मसल्स की जो 3 टाइप्स हैं उनमें से स्केलेटल मसल्स जो हैं स्मूथ मसल्स हैं, जो कि जो है वो अर्लीस्ट नोन मसल्स भी हैं। दे आर रिलेटेड टू बॉडी विजरल रीजन्स, ब्लड वेसल्स का, या इसी तरह से जो है वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या डाइजेस्टिव ट्रैक हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो उन मसल्स की बनी हुई हैं। उसके बाद जो है वो कार्डियक मसल्स की अगर बात करते हैं, दे आर रिलेटेड टू हार्ट। इन्हें हमने जो है वो चैप्टर नंबर 14 के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पे जो गिवन सिलेबस है उसमें आपको स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स को जो है वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता स्केलेटल मसल्स के साथ कंपैरिजन में आप थोड़ा बहुत उनको जो है वो जहन में रख सकते हैं। तो स्केलेटल मसल्स को हमें जो है अब डिटेल में स्टडी करना है, तो इसलिए वो जहाँ पे जो है वो बुक के अंदर स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स के दरमियान में कंपैरिजन है, उस टेबल को भी आप विद रिस्पेक्ट टू स्केलेटल मसल्स जो है वो लाजमी तौर पे पढ़िएगा। ओके जी, द मसल्स दैट मूव द स्केलेटन और बोन इन द बॉडी, दीज आर नोन एज स्केलेटल मसल्स। और ह्यूमन से रिलेटेड जो है वो स्केलेटल मसल्स की हम बात कर रहे हैं, और ये जो मसल्स हैं इनसे रिलेटेड जो डाटा है या इनसे रिलेटेड जो है वो जो बातें हैं उन्हें आप जो है वो काफ़ी डिटेल में जो है वो स्टडी कर चुके हैं। उनमें सबसे पहले बात ये, दे मूव द स्केलेटन, मूविंग स्केलेटल बोन्स, एक बात। उसके अलावा ये जो मसल्स हैं दीज आर नोन एज रेगुलर स्ट्रिप्ड मसल्स या रेगुलर स्ट्रेटेड मसल्स। अब ये जो स्ट्रिप्स हैं या जो स्ट्रिएशंस हैं, दीज आर एक्चुअली द बैंड्स प्रेजेंट विद इन देम। तो अगर जो है आप कोई भी मसल फाइबर देख रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको इस तरह के डार्क और ये लाइट बैंड जो है अल्टरनेटिव फॉर्म में जो है वो नजर आएंगे। सो लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। ये बैंड्स किस तरह से बनते हैं, ये तो जारी बात है, हम जब स्ट्रक्चर ऑफ जो है वो स्केलेटल मसल्स या मसल फाइबर्स को स्टडी करेंगे तब हमें जो है वो पता लग जाता है। तो फिलहाल आप जो है वो ये याद रखें कि ये रेगुलर स्ट्रिप्ड स्ट्रेटेड मसल्स लाइट और डार्क बैंड्स की वजह से जो है वो कहलाते हैं। दे आर वॉलंटरली कंट्रोल। तो वॉलंटरी मसल्स जो है वो आप इन्हें कह सकते हैं। फिर अगर जो है वो आप इनकी मूवमेंट जो है वो बात करें, क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मूवमेंट है, दे हैव और दे शो मूवमेंट स्लो टू रैपिड एज कंपेयर टू स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। उसके अलावा दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो दीज मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ those type of cells that have many nuclei per cell। और ये जो न्यूक्लाई हैं ये ओवल शेप जो है वो न्यूक्लाई इनके जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बीनीथ देयर मेम्ब्रेन जो है वो ये न्यूक्लाई जो है वो प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं शेप की, दे आर स्पिंडल शेप, स्पिंडल और सिलेंड्रिकल, यूं हम जो है वो लिख देते हैं। स्पिंडल शेप का मतलब जो है वो यही होगा कि आमतौर पे इन मसल्स को जो है वो हम इस तरह से जो है वो ड्रा कर देते हैं, ठीक है। दे आर टैपर्ड फ्रॉम बोथ एंड्स, मतलब फर्स्ट और जो लास्ट एंड है वहां से जो है वो ये बहुत बारीक हैं।
और दरमियान से जो है वो ये वाइड हैं, तो इस वजह से इनको जो है वो हम स्पिंडल शेप मसल जो है वो कहते हैं। तो ये कुछ वो बातें हैं जो कि जो है वो स्केलेटल मसल्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ईच पॉइंट डिफरेंशिएट द स्केलेटल मसल्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मसल्स। अब ये जो मसल्स हैं, जारी बात है बंडल ऑफ मसल्स जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, एंड मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स एक्चुअली जो है वो मसल सेल्स ही हैं। इनमें जो है वो जो सेल्स हैं उनके लिए लफ्ज़ मसल फाइबर जो है वो यूज़ किया गया है, या मायोफाइबर जो है वो तो अलबत्ता जो है वो कम इसके लिए जो है लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मसल फाइबर या मसल सेल जो हैं ये बेसिकली इसकी जो है वो जो मेन कंपोजिशन है उसके अंदर जो है हम बात लिखते हैं। ओके, बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स, तो इस वजह से हम उन्हीं की बात करेंगे। उसके अलावा जो है वो एक बात ये भी याद रखें कि ये जो मसल्स हैं इनके ये जो दोनों एंड्स हैं जो कि जो है वो किसी भी बोन के साथ जो है वो अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये जो है वो कोई बोन है जिसके साथ जो है वो इन्होंने अटैच होना है, तो ये डायरेक्ट अटैच नहीं होते, बल्कि जो है वो ज़्यादातर केसेस में इनके साथ ये नॉन इलास्टिक जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं जिन्हें टेंडन्स कहते हैं, इसके थ्रू जो है वो ये अटैच होते हैं। जैसे आपने बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि वो जो है वो टेंडन्स किस तरह से एक मसल को बोन के साथ अटैच कर रही है। मतलब ये ब्लू वाली अगर जो है वो कोई भी बोन है तो उसके साथ मसल अगर अटैच है, उसकी मूवमेंट भी इन्वॉल्व है, तो वो मसल जो है वो अपने ओरिजिन और इंसर्शन से टेंडन के जरिए जो है वो अटैच होते हैं। टेंडन्स आर एक्चुअली दी नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। लिगामेंट्स के अलावा ये टिश्यूज आपने जो है वो पढ़े हुए हैं। लिगामेंट्स वो हैं जो कि बोन्स को बोन से अटैच करते हैं, तो मसल को बोन से अटैच करने के लिए जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज वो टेंडन्स है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मसल फाइबर्स जो कि स्केलेटल मसल्स को जो है वो बनवा रहे हैं, या स्केलेटल मसल्स जो है वो जिनके ऊपर मुश्तमिल है। स्केलेटल मसल फाइबर्स, and these are actually skeletal muscle cells. Okay जी, what about the information about the muscle cells और muscle fibers? तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये एक मुकम्मल मसल फाइबर या मसल सेल, जिसमें आप देखें कि आपको जो है वो ये 1, 2 और 3 ये रेड में जो है वो फर्दर सेल्स के अंदर जो है वो स्मॉल फाइब्रस स्ट्रक्चर्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे, जिन्हें हम मायोफिब्रल्स जो है वो बोलते हैं। दीज आर मायोफिब्रल्स। सो दीज आर 1, 2 एंड 3। बहुत सारे मायोफिब्रल्स होते हैं जो गिवन डायग्राम है उसके अंदर जो है वो यहाँ पे 3 को जो है वो ज़्यादा प्रॉपर वे में लॉन्गिट्यूडनल वे में जो है वो शो किया हुआ है। बाकी आप देखें कि अगर हम जो है वो इसकी साइड से देखते हैं तो बहुत सारे जो है वो मायोफिब्रल्स इसके अंदर मौजूद हैं, और मायोफिब्रल्स में जो है वो फर्दर स्मॉल फाइब्रस स्ट्रक्चर्स जो है मौजूद होंगे। सो हेयर इज अ कंप्लीट मसल फाइबर और मसल सेल। अब अगर जो है हम मसल फाइबर या मसल सेल से रिलेटेड जो है वो बातों को डिस्कस करते हैं, तो पहली बात तो ये है इट इज अ ह्यूज सेल, और इसी वजह से हम इसको जो है वो मसल सेल को मसल फाइबर जो है वो कह सकते हैं। फाइब्रस जो है वो स्ट्रक्चर है। उसके बाद इट्स डायमीटर दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। डायमीटर के एतबार से जो है वो ये काफी बड़े हैं, 10 to 100 माइक्रोमीटर। These are the long cylindrical cells. As we can see in this diagram, ये एक सेल है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है वो आपको नजर आ रहा है, स्पिंडल शेप जो है वो स्ट्रक्चर। ओके, ईच मसल सेल इज enclosed by a membrane that is known as sarcolemma. तो ये जो सार्को का वर्ड है ये खास तौर पे हम स्केलेटल मसल के लिए लफ्ज़ जो है वो यूज़ करेंगे। वैसे तो मायो का लफ्ज़ भी मसल के लिए यूज़ हो सकता है,
लेकिन सार्को जो है दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्केलेटल मसल। लेमा जो है वो मेम्ब्रेन को, तो अगर जो है वो इस मेम्ब्रेन की बात करें जो कि इसको जो है वो एनक्लोज कर रही है मसल सेल को, दैट इज नोन एज सार्कोलेमा। दिस इज आल्सो एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल। अगर इसके अलावा हमें पता है कि इसके अंदर जो है वो जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको हम सार्कोप्लाज्म जो है वो बोलेंगे। सार्कोलेमा से नीचे जो है वो मल्टीपल ओवल शेप जो है वो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो हम सेल कह सकते हैं। फिर कुछ और भी जो है वो इस स्केलेटल मसल सेल की आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं जो कि जो है वो इसको दूसरे जो सेल्स हैं उनसे जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। उसमें एक बात तो ये दैट इट इज हैविंग द स्टोर्ड ग्लाइकोजन मच मोर एज कम्पेयर टू अदर सेल, और ये जो ग्लाइकोजन की ज़्यादा मिकदार है वो बेसिकली इसके अंदर जो एटीपी प्रोडक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए, ज़ाहिर पता है ग्लाइकोजन को जो है वो ग्लूकोज में और फिर ग्लूकोज से जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी की प्रोडक्शन होनी है, एंड दीज एटीपीज आर नीडेड फॉर दी मसल मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जो है वो एटीपी की ज़रूरत है, उन्हें आपने पढ़ा है। तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन इसमें जो है वो हाई अमाउंट में है। फिर क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है तो उसके लिए इसमें ऑक्सीजन स्टोरिंग जो है वो प्रोटीन भी अबंडेंस में है, दैट इज मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, उसके साथ साथ इसके अंदर मायोग्लोबिन की काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है ताकि ऑक्सीजन को जो है वो स्टोर किया जा सके। सो दीज आर दी फीचर्स दैट आर डिफ्रेंशिएटिंग दीज मसल सेल्स फ्रॉम दी अदर टाइप ऑफ सेल्स। अब ये जो मसल सेल्स हैं ये फर्दर जो है वो कंपोज्ड हैं अपॉन मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स के अंदर जो है वो जो बैंड्स हैं, एक्चुअली ये जो बैंड्स हैं डार्क और लाइट बैंड्स, ये इन मायोफिब्रिल्स के अंदर हैं 1, 2 और 3 जो यहाँ पे जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वे में आपको नजर आ रहे हैं। ये मायोफिब्रिल्स के अंदर जो है वो लाइट और डार्क बैंड्स हैं, और ये जो लाइट और डार्क बैंड्स हैं जिन स्ट्रक्चर्स की वजह से हैं दे आर नोन एज मायोफिलामेंट्स। तो अब हमारा दो चीज़ों पे जो है फोकस होगा व्हेन वी टॉक अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ दिस मसल सेल। एक तो मायोफिब्रिल से रिलेटेड हम बात करेंगे और दूसरा मायोफिलामेंट्स को जो है वो स्टडी करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल let's talk about the myofibrils that are present within these muscle cells। तो मायोफिब्रिल्स की जो है वो अगर बात करें तो यहां पे जो है वो इस डायग्राम के अंदर जहां पे जो है वो मसल सेल की बात की गई है उससे नीचे ये एक मायोफिब्रिल को जो है वो ड्रा किया गया है, जिसके अंदर आपको जो है वो ये डार्क, उसके बाद लाइट, फिर डार्क, फिर ये लाइट बैंड और फिर डार्क बैंड का कुछ पार्ट जो है नजर आ रहा है। तो लाइट और डार्क बैंड अल्टरनेटिव फॉर्म में जो है वो इस एक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। मतलब यही जो रेड वाला स्ट्रक्चर है इसको बेसिकली यहाँ पे जो है वो ड्रा करके दिखाया गया है, दैट इज अ डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल की जो है वो बात करते हैं, हियर इज द मायोफिब्रिल। ओके, मायोफिब्रिल पहली बात तो ये कि इसमें अल्टरनेटिव फॉर्म में लाइट एंड डार्क बैंड्स है वो प्रेजेंट। ये लाइट और डार्क बैंड्स जो है वो किस तरह से बनते हैं इनकी भी बात करते हैं। पहले इसके डायमीटर की बात करेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज मायोफिब्रिल एक्चुअली प्रेजेंट विद इन मसल सेल। तो मसल सेल का जो डायमीटर है जो कि 10 to 100 माइक्रोमीटर था, उससे इसका डायमीटर मायोफिब्रिल का कम ही होगा। तो ये 1 to 2 माइक्रोमीटर जो है वो इसका डायमीटर आमतौर पे जो है वो हम मेजर करते हैं या देखते हैं। ओके, ईच मायोफिब्रिल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स, मतलब वो यूनिट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नोन एज सार्कोमियर। तो इसमें जो मर है ये बेसिकली जो वर्ड यूनिट को जो है वो जाहिर कर रहा है, और जो सार्को है ये उसी तरह से जो है वो वर्ड स्केलेटल मसल के लिए या फ्लैश के लिए जो है वो हम यूज करते हैं सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो है वो ये यूनिट
कितनी जो है वो पार्ट में मुश्तमिल है विद इन मायोफिब्रिल, इसकी भी जो है वो फर्दर बात करेंगे। तो पहले जो है वो हम ये जो लाइट और डार्क बैंड्स हैं इनको जो है वो नेम कर देते हैं। ओके, यहां पे ये जो लाइट बैंड है दैट इज नोन एज आई बैंड, और ये जो डार्क बैंड है दैट इज नोन एज ए बैंड। सो लाइट एंड डार्क बैंड्स आर आई बैंड एंड ए बैंड, जिसमें जो आई है दैट इज फॉर आइसोट्रॉपिक and A is for anisotropic. Isotropic that cannot polarize the visible light, तो इस वजह से जो है ये लाइट बैंड आई बैंड हो गया। Anisotropic that can polarize the visible light, तो इस हवाले से इसको anisotropic जो है वो बोलते हैं। ओके, अब ये आई बैंड और ए बैंड तो हो गई, लेकिन ए बैंड के अंदर जो है वो आपको एक जो कि डार्क बैंड है, इसके अंदर आपको एक डार्क बैंड के अंदर एक लाइट जोन जो है वो नजर आएगा, दैट ब्राइट वन। दिस ब्राइट जोन विद इन ए बैंड इज एक्चुअली नोन एज एच जोन। एच जोन, एच फॉर हेले, दैट मीन्स ब्राइट। एच जोन प्रेजेंट विद इन ए बैंड, ए बैंड के तकरीबन जो है वो दरमियान में ये जो है वो जोन है जिसे हम एच जोन जो है वो कह सकते हैं। और ये जो एच जोन है ये इस ए बैंड को दोनों साइडों पे जो है वो ये बाइसेक्ट कर रहा है थ्रू मिड लाइंस दैट आर नोन एज एम लाइंस। एम फॉर मिड, तो एम लाइन से जो है वो एच जोन ए बैंड को जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ये एच जोन है, इसकी ये जो है वो जो साइड्स हैं जहां पे ये जो है वो ब्राइट जोन ए बैंड को बाइसेक्ट कर रहा है उसको हम जो है वो एच जोन जो है वो कह सकते हैं। ओके, एम लाइंस जो है वो उसके साथ बाइसेक्ट कर रही हैं। इन द एंड अब हमें इस सार्कोमेयर को जो है वो समझना है। अब सार्कोमेयर को समझने के लिए जो है वो जरूरी है कि हमें आई बैंड के अंदर जो है वो दो लाइंस का पता हो। आई बैंड्स, हर आई बैंड के अंदर जो है वो एक लाइन है जो कि इसको दरमियान से जो है वो यूं सेपरेट कर रही है। दीज लाइंस आर नोन एज जी लाइंस, जेड लाइन, Z Zwish, that means between. So between each I band, हर I band के तकरीबन जो है वो दरमियान में ये Z लाइन जो है वो प्रेजेंट है, और दो Z लाइंस का जो दरमियानी फासला है, the distance between two successive Z line, this will be known as the sarcomere. सो ये जो जी लाइन है, जी लाइन विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ सार्कोमेयर। तो इस तरह के बहुत सारे सार्कोमेयर जो हैं वो एक मुकम्मल मायोफिब्रिल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। दोबारा सुन लें, आई बैंड के दरमियान में जी लाइंस हैं और टू सक्सेसिव जी लाइंस हैं, इनका जो डिस्टेंस है आपस में उसे हम जो है वो सार्कोमेयर कहते हैं। सो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट आर रिलेटेड टू मायोफिब्रिल्स। इसमें लाइट डार्क बैंड्स, आई बैंड और ए बैंड हैं, फिर उसमें जो है वो सार्कोमेयर हैं, एच जोन हैं, एम लाइंस हैं, जी लाइंस हैं जो कि जो है वो सार्कोमेयर को जो है वो बनवा रही हैं। ओके, अब ये फर्दर हमें जो है वो ये देखना है कि ये तमाम के तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, जेड लाइन, सार्कोमेयर, ये मायोफिब्रिल के अंदर बने कैसे हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो मायोफिब्रिल के अंदर जो मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, जो कि यहाँ पे जो है वो रेड और ब्लू जो है वो कलर्स में हम देख सकते हैं थर्ड डायग्राम में, मायोफिलामेंट्स वो इन तमाम जो है वो स्ट्रक्चर्स को बनवा रहे हैं। तो हम फर्दर उसकी तरफ आते हैं जी, मायोफिलामेंट की जानिब। आफ्टर स्टडिंग दी मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। ओके, लेट्स टॉक द मायोफिलामेंट्स।
फिलामेंट्स जो कि मायोफिब्रिल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ये तो मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक वो जिनको हम जो है वो थिक फिलामेंट्स कह सकते हैं, थिक मायोफिलामेंट्स, और दूसरे वो दैट आर द थिन मायोफिलामेंट्स। और क्योंकि ये थिक और थिन मायोफिलामेंट्स जो हैं, मायोफिब्रिल्स और मायोफिब्रिल्स जो है वो, ये मायोफिब्रिल्स और मायोफिब्रिल्स फर्दर मायो सेल या मसल सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, तो जाहिर बात है इनका जो डायमीटर है वो मायोफिब्रिल से भी जो है वो कम होगा। ओके, तो सबसे पहले हम थिक मायोफिलामेंट की बात करते हैं, जो कि इस थर्ड डायग्राम के अंदर आपको रेड कलर में जो है वो नजर आ रहे हैं, और वैसे भी दिखने में भी जो है वो इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो रेड वाले फिलामेंट्स हैं ये थिक हैं, और जो ब्लू वाले फिलामेंट्स हैं दे आर थिन वन। थिक फिलामेंट्स जो हैं these are basically composed of the myosin। तो मसल सेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है दैट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन दैट इज मायोसिन। मायोसिन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो आप उसे कह सकते हैं। इसका जो डायमीटर है दैट इज 15 to 16 नैनोमीटर। तो आप देखें कि जब हमने मसल सेल का जो है वो डायमीटर पढ़ा था दैट वाज 10 to 100 माइक्रोमीटर। फिर उसके अंदर जो है वो ये जो मायोफिब्रिल्स थे ये 1 to 2 माइक्रोमीटर, एंड विद इन मायोफिब्रिल्स जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं इनका जो डायमीटर है वो नैनोमीटर में होगा। ओके, अब ये जो थिक फिलामेंट है इसको बनाने के लिए बेसिकली 2 मायोसिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं। अगर हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इस तरह से, एक उसकी टेल है और इसके साथ जो है वो 2 हेड्स होते हैं, और ये जो हेड्स हैं यही क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में जो है वो इन्वॉल्व। तो अगर जो है वो ये एक मायोसिन पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसी तरह की एक और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी टेल जो है वो दूसरी पॉलीपेप्टाइड टेल के साथ जो है वो ट्विस्ट हो जाती है और इसके मायोसिन हेड जो है वो दूसरी जानिब होंगे। सो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ थिक मायोफिलामेंट दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन प्रोटीन मायोसिन। थिन की जानिब आते हैं। थिन जो है वो कहने के एतबार से तो थिन है, लेकिन इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो मायोसिन की निस्बत जो है वो ज्यादा हैं, बट देयर स्ट्रक्चर इज नॉट मच मोर थिक एज कंपेयर टू दिस मायोसिन फिलामेंट। तो हम थिन फिलामेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उसमें एक तो एक्टिन है, दूसरे नंबर इसमें ट्रोपोमायोसिन है, और थर्ड नंबर पे इसमें जो है वो ट्रोपोनिन। These are the 3 different type of proteins present within the thin myofilament। इसका डायमीटर थिक मायोफिलामेंट की निस्बत जो है वो कम होना चाहिए, एंड दैट इज ओनली 7 to 8 नैनोमीटर, जो कि जो है वो इसके मुकाबले में तकरीबन हाफ है। अब अगर जो है वो हम थिन फिलामेंट की जो है वो ये एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के साथ जो है वो कंपोजिशन की बात करें कि ये किस तरह से जो है वो मौजूद हैं, तो देखें इसके अंदर जो है वो 2 एक्टिन चेन्स हैं, यूं ये 2 एक्टिन चेन्स हैं जी, जिनको जो है वो ट्विस्ट किया हुआ है फर्दर इस तरह से 2 ट्रोपोमायोसिन पॉलीपेप्टाइड्स ने, और उसके अलावा जो है वो इसके साथ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ट्रोपोनिन है, जिनमें से जो है वो एक जो चेन है वो एक्टिन के साथ बाइंड कर रही है, ये 3 चेन्स हैं,
ट्रोपोनिन की, एक ट्रोपोनिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन दैट बाइंड्स टू एक्टिन, सेकंड दैट विल बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन, and the third one, the most important one, that binds with calcium whenever there is phenomenon of muscle contraction. तो ये थिन फिलामेंट है जिसके साथ जो है वो दो एक्टिन चेन्स हैं, जो इसका मेन स्ट्रक्चरल पार्ट जो कोर पार्ट है वो बना रही हैं, ये एक्टिन चेन्स होगी। उसको जो है वो ऊपर से कवर किया हुआ है दो ट्रोपोमायोसिन चेन्स ने, इन्हें हम ट्रोपोमायोसिन जो है वो कह सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो इसके साथ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो प्रेजेंट है ऑफ दिस ट्रोपोनिन, जिनमें से एक चेन एक्टिन के साथ बाइंड कर रही है, दूसरी ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड कर रही है, और थर्ड जो है इसके साथ जो है वो कैल्शियम आयंस जो है वो आके बाइंड करते हैं व्हेनेवर देयर इज अ फिनोमेनन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स। एक और बात याद रखें कि ये जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ हेक्सांगुलर फैशन के फॉर्म में जो है वो मौजूद हैं, और ये जो फैशन है उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ जो है वो यूं अटैच होते हैं कि जो एक्टिन चेन्स हैं वो मायोसिन के साथ जो है वो जब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करती हैं, उसमें हर मायोसिन को 6 एक्टिन चेन जो है वो कवर की हुई होती हैं। ठीक है, जिसको जो है बुक के अंदर शो भी किया हुआ है, मतलब उसको लिखा हुआ है। उसकी जो डायग्राम है वो 3D डायग्राम बुक के अंदर नहीं है, इस वजह से आपको जो है वो उसका समझ नहीं आ रही। तो अलबत्ता ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो दैट इंफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। अब हम थोड़ा सा जो है ये देख लेते हैं कि थिक और थिन फिलामेंट्स हैं वो ये आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, एम लाइन्स या जी लाइन्स और सार्कोमियर को जो है वो किस तरह से बना रहे हैं या किस तरह से उसको जो है वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो आप जरा गौर करें कि यहाँ पे जो है वो ये डार्क बैंड का एक पोर्शन प्रेजेंट है, वहाँ पे जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो थिक फिलामेंट है। ठीक है, मसलन अगर जो है वो हम सिर्फ इस पोर्शन को लें जहाँ पे ये डार्क बैंड जो है वो प्रेजेंट है एक्चुअली, तो ये डार्क बैंड ये है और यहाँ पे जो है वो ये डार्क बैंड आपको इस फॉर्मेट में जो है वो नजर आ रहा है, इतने पोर्शन में नजर आ रहा है। अगर आप इस डार्क बैंड को या ए बैंड को जरा गौर से देखें विद रिस्पेक्ट टू मायोफिलामेंट्स, तो इसके अंदर ये रेड वाला थिक फिलामेंट मुकम्मल तौर पे प्रेजेंट है, लेकिन ये जो ब्लू वाला थिन फिलामेंट है उसका एक पार्ट जो है मौजूद है। सो वी कैन से दैट ए बैंड इज कंपोज्ड ऑफ कंप्लीट थिक मायोफिलामेंट्स एंड सम ऑफ द पोर्शन ऑफ थिन फिलामेंट। अब ए बैंड के अंदर जो है वो पोर्शन जहां पे जो है वो थिन फिलामेंट नहीं है, दिस वन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो थिक फिलामेंट वाला पार्ट है, ऑफ कोर्स दैट विल बी नोन एज द एच जोन। इसी को हम जो है वो एच जोन कहेंगे। दिस एच जोन इज अ ब्राइट जोन विद इन ए बैंड वेयर देयर इज नो थिन फिलामेंट एंड ओनली थिक फिलामेंट इज प्रेजेंट। ओके, उसके बाद जो है वो हम आते हैं एम लाइंस की जानिब। तो ये जो साइड से है वो बाइसेक्ट हो रही हैं लाइंस, इनको हम जो है वो एम लाइंस कह देंगे। फिर हम जो है वो अगर आई बैंड की जानिब आए तो आई बैंड जो है वो ये पोर्शन है जहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है जी, थिन फिलामेंट। आई बैंड जो है अगर आप जो है वो इसके दोनों जानिब आई बैंड, ये जो ए बैंड है इसके दोनों जानिब अगर जो है वो आप आई बैंड को देखें तो यहां पे आपको किसी किस्म का जो है वो थिक फिलामेंट नजर नहीं आ रहा, सिर्फ थिन फिलामेंट है। सो वी कैन से दैट आई बैंड इज कंपोज्ड ऑफ ओनली थिन फिलामेंट्स। अब ये जो आई बैंड हैं इनके दरमियान में ये वाली जो लाइंस होंगी इन्हीं को हम जो है वो जी लाइंस कह देंगे, और दो जी लाइन का जो दरमियानी फासला है, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, दो जी लाइन टू सक्सेसिव जी लाइन जो है वो इनका जो दरमियानी फासला है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन, दैट विल नोन एज सार्कोमियर। तो हमने मायोफिब्रिल के अंदर जो आई बैंड, ए बैंड या अदर स्ट्रक्चर्स की बात की थी, उनका जो है वो जो फॉर्मुलेशन है या उनकी जो कंपोजिशन है उसकी जो एक्चुअल समझ आती है वो हमें थिक और थिन फिलामेंट जो कि उसके अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो समझकर फिर पता चलता है। ओके जी, दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल, जिसमें हमने पहले मसल सेल की, फिर मायोफिब्रिल की और फिर मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट की बात की है। जब स्ट्रक्चर की बात आएगी तो आपने ये 3 डायग्राम्स को फॉलो करना है। बुक के अंदर इस डायग्राम को जो है वो उसने
रेड और ब्लू फॉर्म में जो है वो दिखाया है, वो तो लाइट और डार्क बैंड को ही उसने जो है वो उस फॉर्मेट में जो है वो दिखाया है। आपको बेसिकली मसल सेल के लिए ये, मायोफिब्रिल के लिए ये और मायोफिलामेंट के लिए जो है वो इस डायग्राम को फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्दर हम जो है वो आते हैं रिगार्डिंग टू मसल मूवमेंट, जिसमें हमें जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को डिस्कस करना है, और वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो उसके साथ रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात करनी। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो आते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की जानिब, और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें आप जानते हैं कि जो मॉडल है दैट actually explains about the muscle movement या muscle जो contraction relaxation है, that is the sliding filament model। ओके, अगर आपको जो है वो जो थिक और थिन फिलामेंट की पोजीशन है उनका पता है, तो आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है उसको समझने में बड़ी जो है आसानी होगी। दिस इज द सेम डायग्राम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। तो आप जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के मुताबिक क्या है, इसकी हिस्ट्री, इसको जो है वो एच हक्सले और एफ हक्सले उसने जो है उन्होंने अपने कलीग्स के थ्रू जो है वो इसको प्रपोज किया, और 1954 में जो है वो उनके मुताबिक जो फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो है वो आपको पता होना चाहिए दैट द थिन फिलामेंट्स, जिन्हें हम जो है वो एक्टिन फिलामेंट से आप बोलते हैं, बिकॉज एक्चुअली उनमें जो है वो जो कोर प्रोटीन्स हैं जिनके थ्रू जो है वो ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का जो फिनोमेनन है वो उसकी अक्रंस होनी है, वो बेसिकली एक्टिन प्रोटीन्स हैं। तो थिन फिलामेंट्स स्लाइड past over thick filaments, या actin filaments slide past over the myosin filaments। तो इसमें जो है वो अगर हम देखें कि जो रेड वाले फिलामेंट्स हैं ये थिक फिलामेंट्स हैं, और जो ब्लू वाले फिलामेंट्स हैं ये थिन फिलामेंट्स। तो इनकी जो है वो स्लाइडिंग किस तरह से होती है उसमें जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी बाद में, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जब जो है वो थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो या मायोफिब्रिल या मसल सेल के अंदर जो है वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस तरह से हो जाएगी, या कैसे आपको पता चलेगा कि वाकई जो है वो इस स्लाइडिंग की वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल व्हाट चेंजेस अकर, उनमें जो है वो कौन कौन सी चेंजेस होनी है। इसके मुताबिक सबसे पहले ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये मायोसिन फिलामेंट्स के जो हेड्स हैं वो इनको जो है वो अटैच करते हैं, मतलब यूं अगर हम इस एक की बात करें, और ये जो मायोसिन हेड्स हैं ये इनको अंदर की जानिब जो है मूव करेंगे यूं, जिसकी वजह से जो है वो जो थिन फिलामेंट्स हैं जब ये इस मायोसिन हेड्स के साथ जो है वो बाइंड होकर अंदर की जानिब जो है मूव करते हैं, तो उसकी वजह से जो डायग्राम है ये डायग्राम जो है वो इस फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगी। क्या क्या जो है वो आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो ये फर्स्ट चेंज कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आई बैंड जो है वो उसका एरिया ये है, लेकिन जो है वो जब थिन फिलामेंट्स अंदर की जानिब मूव करेंगे तो आई बैंड के एरिया जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट आई बैंड शॉर्टन, आई बैंड शॉर्ट हो गया। फिर जाहिर बात है आई बैंड के दरमियान में ये जो लाइंस हैं जो कि यहां पे जो है वो जी लाइंस यूं मौजूद थी, ये जी लाइंस भी जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। सो जी लाइंस कम क्लोजर, और जी लाइन जब एक दूसरे के जो है वो क्लोज आएंगी तो उनके दरमियान में जो है वो मौजूद कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट है सार्कोमियर, दैट आल्सो रिड्यूस्ड
सार्कोमियर रिड्यूसेस। तो अब जो है वो चेंजेस देखें, आई बैंड शॉर्ट हो गया, फिर उसके अलावा जो है वो जी लाइंस एक दूसरे के करीब आ गई, फिर उसके अलावा जो है वो जो जी लाइंस के दरमियान में सार्कोमियर है वो भी जो है वो शॉर्ट हो जाता है। और ये जो मायोसिन हेड्स हैं ये इन एक्टिन या थिन फिलामेंट्स के साथ जो है वो यहाँ पे अटैच हुए हुए हैं। लेकिन एक और अगर आप बात देखें तो यहाँ पे ये जो एच जोन था, द जोन प्रेजेंट विद इन डार्क बैंड, ये जो जोन है ये यहाँ पे जो है वो थिन फिलामेंट्स के एक दूसरे के करीब आने की वजह से बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया। सो वी कैन से दैट एच जोन डिसअपीयर्स। तो आप अब इन चेंजेस को जो है वो मजीद किसी तरह से और चेन फॉर्म में नहीं लिख सकते। आई बैंड को आप जो है वो ये नहीं कहेंगे वो डिसअपीयर हो गया, शॉर्ट हो रहा है, जी लाइन जो है वो क्लोज आ गई, सार्कोमियर जो है वो साइज रिड्यूस हो गया, एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो गया। व्हाट अबाउट ए बैंड? अगर तो ये लिखा हुआ है कि ए बैंड का जो साइज है या ए बैंड का जो एरिया है उसमें कोई चेंज आती है, देयर इज नो चेंज इन द ए बैंड। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि ये ए बैंड के अंदर जो है वो किसी किस्म की एरिया के अलावा बात कर रहा हूं कि ए बैंड में कोई ना कोई चेंज आई ही नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि ए बैंड में एक चेंज तो आई है। ये जो एच जोन था ये ए बैंड के अंदर था, जो कि पहले जो है वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो उस वक्त ये एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो गया। सो देयर इज अ चेंज विद इन ए बैंड, दैट एच जोन डिसअपीयर, बट देयर इज नो चेंज इन द एरिया ऑफ ए बैंड। ए बैंड का जो एरिया है वो उतना ही रहा है, ए बैंड जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ, ये ए बैंड है ये उतना ही रहा है, लेकिन जो आई बैंड है उनके एरियाज आपको नजर आ रहे हैं कि वो जो है वो क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। सो इट इज द मसल इन रिलैक्स फॉर्म, और ये जो है वो व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर, उस फॉर्मेट को जो है वो दिखाया गया है। ओके, अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो जाहिर बात है इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल रिलैक्सेशन भी जो है वो होनी है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुई है और रिलैक्सेशन कैसे होती है, इसको समझने के लिए हमें जो है वो जो कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिज है या क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन है उसको जो है वो समझना है। तो ये क्रॉस ब्रिज जिसकी अभी जो है वो हमने बात की है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर जो है वो मेन प्रिंसिपल है, उसको जो है वो अगर हम समझते हैं तो कंट्रोल ऑफ मसल मूवमेंट इसकी भी जो है वो हमें समझ आ जाती है। ओके जी, सबसे पहले तो बात करते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है इसकी। क्रॉस ब्रिजेस बनते कैसे हैं और फिर इसकी जो है वो ब्रेकडाउन किस तरह से हो रही है। क्रॉस ब्रिज में जो है वो इसी डायग्राम को अगर जो है वो थोड़ा सा हम साइड पे करके जो है वो ड्रा करने की कोशिश करें तो ये देखें ये थिक फिलामेंट है, इसके अंदर एक चेन जो है वो मायोसिन पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरी उसके साथ जो है वो इस तरह से ट्विस्ट की हुई है, ये मायोसिन हेड्स हैं। इन मायोसिन हेड्स ने जो है वो एक्टिन के साथ या थिन फिलामेंट के साथ जो है वो बाइंड करना है, एंड आफ्टर बाइंडिंग जो है ये इन थिन फिलामेंट्स को जो है वो इस तरह से अंदर की जानिब जो है वो स्लाइड करेंगे। लेकिन जब तक ये क्रॉस ब्रिज नहीं बने हुए, जाहिर बात है तब तक ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और मसल कंट्रैक्शन भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। हमें देखना है ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो बात ये है कि अगर हम इन थिन फिलामेंट्स को गौर से देखें तो ये जो थिन फिलामेंट्स हैं, पहली बात हुई है कि इसके साथ दो एक्टिन चेन्स प्रेजेंट हैं और उसके अलावा इसके ऊपर जो है वो ट्रोपोमायोसिन की दो चेन्स भी जो है मौजूद है। अब यहां पे जो है वो ये जो मायोसिन हेड्स जो एक्टिन चेन्स के साथ जो है वो अटैच हुए हैं वो तब तक अटैच नहीं हो सकते जब तक ये जो है वो एक्टिन चेन्स के ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन की जो है वो चेन्स प्रेजेंट है। और इन ट्रोपोमायोसिन की चेन्स को जो है वो साइड पे करने के लिए या एक्टिन को जो है वो एक्सपोज करने के लिए फॉर द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन देयर इज अ प्रोटीन with 3 polypeptide chain present known as troponin. Now how it happens that cross bridge formation occurs? होता कुछ यूं है कि first of all the calcium ions
ये बात करते हैं कि कैल्शियम आयंस जो हैं उनकी रिलीज कैसे होती है। कैल्शियम आयंस जो हैं ये जो मायोफिब्रिल्स हैं जो कि सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, और सार्कोप्लाज्म इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्म विद इन दिस मसल सेल जिसका ये मायोफिब्रिल पार्ट है, वहां पे ये कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। यानी कि कैल्शियम आयन का रिलीज होना जो है आप यूं समझ लें एक स्टिमुलस है फॉर दिस क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये कैल्शियम आयन से आप बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन के साथ। जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ जो है वो बाइंड करता है तो ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को ट्रोपोमायोसिन जो है इसको जो है वो एक साइड पे करता है, या ट्रोपोमायोसिन को जो है वो जो एक्टिन के ऊपर एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है उसको जो है वो स्लाइड ओवर किया जाता है, या उसको जो है वो साइड पे जो है वो किया जाता है। तो ट्रोपोमायोसिन जो है स्लाइड अवे कह लें फ्रॉम द एक्टिन चेन्स, एंड द एक्टिन filaments expose the sites where these myosin heads will bind, यानी कि एक्टिन चेन्स हैं उनके ऊपर वो साइट्स जहां पे के जो है वो मायोसिन हेड्स ने बाइंड करना था वो फौरी तौर पे जो है वो एक्सपोज हो गई, और जैसे ही एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो उसकी जो बाइंडिंग साइट्स हैं मायोसिन हेड के साथ वो एक्सपोज हो जाती हैं, फौरी तौर पे जो है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट उसके साथ जो मायोसिन हेड्स हैं ये अटैच हो जाते हैं, एंड दिस अटैचमेंट इज एक्चुअली नोन एज, ये जो अटैचमेंट है इसी को जो है वो क्रॉस ब्रिज कहते हैं। तो दी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो है ये इस कैल्शियम पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुई, फौरी तौर पे जो है वो मसल कंट्रैक्ट हो गया, लेकिन मसल कंट्रैक्शन के बाद ये क्रॉस ब्रिज की जो है वो ब्रेकडाउन भी जरूरी है, और ये जो ब्रेकडाउन है दिस इज एक्चुअली डन विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं ये एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू, एटीपीज दैट आर प्रेजेंट विद इन दिस मसल सेल, इसमें जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो हो रही है। ये जो एटीपीज हैं ये इन क्रॉस ब्रिजेस की जो है वो ब्रेकडाउन करते हैं। जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगी जाहिर बात है तब तक जो है वो मसल अपनी रिलैक्स फॉर्म में जो है नहीं जा सकता, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो क्रॉस ब्रिज हैं अगर इनकी ब्रेकडाउन नहीं होती आफ्टर डेथ दैट विल कॉज द रिगर मोर्टिस। मोर्टिस जो है ये डेथ को, और रिगर जो है वो स्टिफनेस को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। सो इफ यू हैव बीन आस्क्ड व्हाई आफ्टर दैट देयर इज द स्टिफनेस ऑफ मसल, तो वो जो है अब आप कहते हैं वो रिगर मोर्टिस की वजह से है, जिसमें जो है वो आफ्टर डेथ एटीपीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो जो है वो रिगर मोर्टिस जो है वो कॉज कर सकता है। ओके जी, अब एक बात होता है कि हमने जो है वो कैल्शियम और एटीपीज इन दोनों के हवाले से जो है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन को जो है वो डिस्कस किया है, दैट इज कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिज या क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन के हवाले से जो कंट्रोल्स हैं वो हम बात कर रहे हैं। अब हम जो है वो इसके बेसिक कंसेप्ट की जानिब आते हैं, दैट फ्रॉम वेयर द एटीपीज और दीज कैल्शियम आयंस कम इनटू दीज मसल सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। तो जी हमारे पास जो है वो जो a further discussion है that is about the control of the cross bridge formation and decomposition। कैल्शियम आयंस कहाँ से आते हैं? देखें ये जो मसल सेल हैं जिनके ऊपर मतलब ये तो मायोफिब्रिल वाला पार्ट है, इसके ऊपर जो है वो ये मसल सेल जारी बात है जो है वो मौजूद है। तो मसल सेल जो है वो इसको मेम्ब्रेन ने सार्कोलेमा ने जो है वो कवर किया हुआ है, और इसके अंदर जो है वो जो साइटोप्लाज्म मौजूद होगा दैट इज सार्कोप्लाज्म। एक्चुअली व्हेन एवर द मसल हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट, जब भी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है
देयर कम्स अ नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स जो है वो लेके आते हैं, और ये नर्व इम्पल्स जो है वो मोटर न्यूरॉन से मसल सेल को जो है या मसल फाइबर को जो है वो प्रोवाइड की जाती है। बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड मसल सेल देयर इज अ जंक्शन दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जैसे ही इंपल्स जो है मसल सेल्स तक पहुंचती है, मसल सेल से जो है वो इसको फर्दर सार्कोलेमा तक लाया जाता है। तो सार्कोलेमा जो है, ये जो यहां पे जो है वो मेम्ब्रेन है, अगर इसकी बात करें तो ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत सारे एरियाज में जो है वो इस तरह से अंदर की जानिब यूं टिब्यूल्स जो है वो बना रही है, दैट आर नोन एज टी टिब्यूल्स। टी फॉर ट्रांसफर। तो ये टी टिब्यूल्स जो है वो इसके अंदर बन रहे हैं। तो सार्कोलेमा कम्स टूवर्ड दी टी टिब्यूल्स। ये जो टी टिब्यूल्स है, अगर इनकी पोजीशन देखें तो या तो जो है वो ये जी लाइंस के ऊपर हैं, और या फिर जो है वो जहां पे ए और आई बैंड के जंक्शन है वहां पे प्रेजेंट है, मतलब ए आई बैंड के जंक्शन जो है वो यहां पे हैं, या जी लाइंस। तो जी लाइंस और ए आई बैंड जंक्शन जो हैं ये टी टिब्यूल्स की पोजीशन हो सकती हैं। अब ये जो टी टिब्यूल्स जहां जहां प्रेजेंट है वहां पे इनके साथ जो है वो, अगर आप देखें हर टी टिब्यूल के साथ जो है वो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्हें यहां पे जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहा जा सकता है। सो टी टिब्यूल इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द ट्राइड, and triad means 1 T tubule plus 2 sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum are actually the smooth endoplasmic reticulum present within the sarcoplasm. तो ये जैसे ही T tubule से ट्राइड को या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है वो ये इंपल्स जो है वो ट्रांसफर होती है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ कैल्शियम आइंस। और कैल्शियम आइंस जो है वो आप जानते हैं ये फौरी तौर पे जो है वो बाइंड करेंगे विद ट्रोपोनिन, एंड द सेम स्टोरी विच वी हैव प्रीवियसली स्टडीड दैट विल बी रिपीटेड। वो ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को साइड पे करेगी, एक्टिन जो है वो बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएंगी, जिसके साथ जो है वो ये मायोसिन हेड जो है वो बाइंड करेंगे और मसल जो है वो कंट्रैक्शन हो जाती है। जब तक ये क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होते तब तक जो है वो यही मसल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जो है वो रहेंगे, और जैसे ही यहाँ से जो है वो एटीपी आते हैं ये क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिलीज ऑफ कैल्शियम आइंस, हाउ दिस क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड। अब इसके ऊपर जो है वो एक आप जानते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन या मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से एक जो प्रिंसिपल है दैट इज ऑल और नॉन प्रिंसिपल या रिस्पॉन्स। ये क्या है जी कि एक मसल सेल के अंदर मौजूद तमाम के तमाम जो मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स के लिहाज से जो है ये रिस्पॉन्स है वो तमाम के तमाम इकट्ठे ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट इज ऑल ऑन नॉन रिस्पॉन्स, दैट ऑल द मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट विद इन द मसल फाइबर और मसल सेल विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ये ऑल और नॉन रिस्पॉन्स के हवाले से है। आखिर में जैसे हमने जो है वो कैल्शियम आइंस की बात की है, उसी तरह से जो है वो हमें एटीपीज की बात करेंगे, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके जी, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज थ्रू एटीपीज, और ये एटीपीज जो है वो कहाँ से आते हैं, उसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मसल सेल्स के अंदर मौजूद है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ
ग्लूकोज जो कि हमने ऑलरेडी मसल सेल के अंदर जो है वो पढ़ा है कि ये अबंडेंस में होती है। ग्लाइकोजन जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है फौरी तौर पे, और ग्लूकोज की एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो एटीपी प्रोडक्शन होती है। द सेकंड सोर्स मे बी द क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट जो है इसकी मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन होती है, और जब जो है वो फौरी तौर पे इमीडिएट एनर्जी सोर्स चाहिए विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो चाहिए, देन देयर विल बी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। लेकिन इसमें जो है वो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो जो है वो एटीपी प्रोडक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन की निस्बत जो है वो कम होगी, इमीडिएट ज़रूर है लेकिन उसके मुकाबले में एटीपीज जो है वो कम बनते हैं। अगर हम ग्लूकोज को एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मेटाबलाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा एटीपीज, और इसमें एनारोबिक में जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में जो है वो लैक्टिक एसिड एकमुलेशन हो जाती है, और ये जो लैक्टिक एसिड एकमुलेशन है दैट विल कॉज मसल फटीग। ये जो है वो लो डाउन हो जाने की वजह से ये लैक्टिक एसिड एकमुलेशन है, ये फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब जो है वो मसल दोबारा से अपने रिलैक्स फॉर्म में जाते हैं तो उस वक्त इसको लैक्टिक एसिड को जो है वो या तो कन्वर्ट कर दिया जाता है या इसको फर्दर मेटाबलाइज कर दिया जाता है, जिसको बुक के अंदर जो है वो 2/5 और 3/5 के जो है वो फार्मूले से लिखा गया है। तो अब लैक्टिक एसिड की कमुलेशन जो है क्योंकि मसल फटीग काज कर रही है, तो फटीग वाला जो है वो जो पार्ट है उसको आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो पढ़ दीजिएगा। फर्दर ये कि जो है वो जो एक्सरसाइज है या जॉगिंग है अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो मसल के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, जिसके अंदर जो है वो जो कैपिलरीज हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है ऐसे पर्सनस में जो कि जो है वो डेली जॉगिंग डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज हो जाता है, या ग्लाइकोजन की अमाउंट भी जो है वो उनके अंदर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें जो है वो डेली बेसिस पे ये जो मसल मूवमेंट का फिनोमिनन है ये बेहतर होता जाता है। और अगर जो है वो कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल हो जाती है तो उसे जो है वो एट्रोफी जो है वो कहते हैं। These all things are related to yellow paragraphs given in your book. So student, that was all about the lecture of skeletal muscles. आप इसको जो है वो अच्छी तरह से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड जो बातें हैं उनको भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। मसल डिसऑर्डर्स को जो है वो पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी जो है वो जो ओरिजिन इंसर्शन या बैली के हवाले से बातें हैं उनको जो है वो सिर्फ आप बर्ड आई रिव्यू जो है वो कर लीजिएगा। दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।